इसी तरह से हॉल में बोली की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन मुमराज ने 4,35,000 सोने की मोहरों पर अपने आप को आगे की बोली लगाने से रोक लिया, क्योंकि 4,35,000 की आगे बोली लगाने से संस्कार दल को किसी आर्थिक मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। तभी हॉल में एक और बोली बढ़ाते हुए समराल ने गुस्से से मुमराज की तरफ देखते हुए चिल्लाया, 4,40,000 सोने की मोहरें। तीनों दलों में से मौर्य दल और संस्कार दल के पास वास्तु की कुछ मीडियम लेवल की तकनीक थी, लेकिन आमीन दल के पास सिर्फ वास्तु के लो लेवल की तकनीक ही थी। और इसी वजह से नीलामी के दौरान आमीन दल का प्रमुख समराल आमीन किसी भी कीमत पर वास्तु की हाई लेवल की तकनीक लाल केंट चांट को हासिल करना चाहता था। तभी नीलामी हॉल में सभी को हैरान करते हुए एक बार फिर से किसी की नीलामी की बोली के लिए दमदार आवाज गूंजी, 4,90,000। इस बोली ने नीलामी में हाल में बैठे सभी लोगों को विचलित कर दिया था, और अब सभी की आंखों में उस नीलामी वाले आदमी का चेहरा का देखने के लिए बेसब्री नजर आ रही थी। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि गोरखा दल के लीडर महेंद्र की थी। आमीन दल और संस्कार दल के दोनों लीडरों की बोली को मात देते हुए महेंद्र की इस बोली को सुनने के बाद नायरा के फेस पर सभी को आकर्षित कर देने वाली मुस्कान आ गई। जब महेंद्र ने नीलामी की कीमत को और बढ़ा दिया, तब समराल को बहुत गुस्सा आने लगा, और फिर उसने ना चाहते हुए भी एक बार और बोली को बढ़ाते हुए कहा, 5,40,000 सोने की मोहरें। समराल की इस बोली के बाद अब सभी की नजरें महेंद्र पर टिकी हुई थी। सभी यह उम्मीद लगा रहे थे महेंद्र एक बार फिर से समराल से ज्यादा बोली लगाएंगे, लेकिन महेंद्र समराल की तरफ देखकर मुस्कुराए। महेंद्र की यह मुस्कुराहट समराल के लिए इस बात का इशारा थी कि पहले वाली नीलामी में जो उस बोली की कीमत को बढ़ाया था, ठीक ऐसा ही इस बार महेंद्र ने उसके साथ ऐसा करके अपना बदला पूरा कर लिया। महेंद्र ने मुस्कुराते हुए समराल से कहा, हेलो आमीन दल के लीडर समराल, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। अब तुम्हारे दल के पास वास्तुक हाई लेवल की तकनीक लाल कैंट चांट है। महेंद्र के मुंह से यह बधाई सुनकर समराल को खुशी नहीं, बल्कि उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह समझ चुका था महेंद्र ने नीलामी की कीमत बढ़ाने के लिए बोली लगाई थी, और उसकी यह जीत किसी हार से कम नहीं थी। बधाई के जवाब में समराल ने कहा, महेंद्र मुझे तुम्हारी यह हरकत हमेशा याद रहेगी। महेंद्र को इतना कहने के बाद समराल ने ब्यूटीफुल नायरा की तरफ देखा। इस नीलामी की जीत में समराल को महेंद्र से जो हार मिली थी, वह उसे भूला नहीं पा रहा था, और लाख कोशिश करने के बाद भी अपने चेहरे से अपनी हार को छुपा नहीं पा रहा था। अपने उसी गुस्से में नायरा से चिल्लाते हुए कहा, नायरा क्या अब इस नीलामी को खत्म माना जा सकता है? भले ही समराल नीलामी की कीमत बढ़ने से तिलमिला रहा था, लेकिन उससे नायरा को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए समराल को देखा, हाँ के इशारे में अपना सर हिलाया, फिर टेबल पर रखे उस छोटे से लकड़ी के हथौड़े को उठाकर 2 बार टेबल पर मरते हुए फिर उसने कहा, लाल केन चांट आमीन दल का हुआ। उधर दूसरी तरफ भले ही पहली नीलामी हर्षवर्धन के पिता को भारी पड़ी हो, लेकिन आखिरी नीलामी में जिस तरह से उन्होंने अपना बदला लेकर समराल को लाल कैंट चांट को बढ़ी हुई कीमत पर खरीदने को मजबूर किया था, उसे देखकर हर्षवर्धन को काफी सुकून मिला। नीलामी खत्म होने के बाद हर्षवर्धन नीलामी हॉल से निकलकर दोबारा अतिथि रूम में आ गया और अपने पैसों के लिए वहां पर किसी का वेट करने लगा। अगले ही पल हर्षवर्धन को इस बात का एहसास हुआ कि कोई धीरे धीरे अतिथि रूम की तरफ 2 लोगों के साथ आ रहा है। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो उसे गेट पर 2 परछाइयां नजर आई। तभी हर्षवर्धन ने हड़बड़ाते हुए अपने चेहरे को ठीक से नकाब से ढका। अगले ही पल उसके कानों में खिलखिलाहट वाली हंसी के साथ मीठी आवाज गूंजी, क्या आप ही सोमरस धारा के मालिक हैं? कि मुझे लगता है आप मगध शहर में पहली बार आए होंगे। हर्षवर्धन ने पीछे मुड़ने से पहले अपने नकाब को अच्छी तरह से ढक लिया था, ताकि उसका चेहरा कोई देख ना पाए।
जैसे ही हर्षवर्धन ने पलटकर देखा तो उसे सुनहरे कलर के कपड़ों में वही लड़की नजर आई जो नीलामी हॉल में बोली लगवा रही थी। नायरा का गोरा रंग, लंबी पलकों में छुपी बड़ी बड़ी आँखें और गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे गुलाबी होंठ किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थे। हर्षवर्धन नायरा को बड़ी गौर से देख ही रहा था कि अगले पल उसे रिंग के अंदर से कामधेनु की आवाज आई, हम यहाँ किसी काम के लिए आए थे। हर्षवर्धन, अगर तुमने नायरा को जी भर के देख लिया हो तो मैं उसे जरा काम की बात कर लूं। कामधेनु का इशारा समझने के बाद हर्षवर्धन ने नायरा की बात पर हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। अब हर्षवर्धन और नायरा ठीक एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। नकाबपोश की आड़ में कामधेनु ने नायरा से कहा, हाँ सोमरस धारा का मालिक मैं ही हूँ, लेकिन एक सच यह भी है कि आपकी वजह से सोमरस धारा की नीलामी हो पाई है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या अब हम पैसों की बात कर सकते हैं? हर्षवर्धन की ओर से आए इस जवाब से नायरा को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि जो भी उससे बात करता था वह उसकी खूबसूरती में खो जाता था। लेकिन हर्षवर्धन नायरा के चेहरे की तरफ देखे बिना ही बात कर रहा था, मानो कि नायरा की खूबसूरती का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर भी नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसों की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सोमरस धारा की कुछ कागज कार्रवाई करना बाकी है। नकाबपोश हर्षवर्धन को देखते हुए नायरा ने अपने मन ही मन में सोचा, आखिरकार यह कौन है, कहाँ से आया है और इसने अपने मुंह को नकाब से क्यों छुपा रखा है। जब बहुत कोशिश करने पर भी हर्षवर्धन के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तब नायरा ने अपने पास खड़े चरक गुरु की ओर देखा और सीधे हर्षवर्धन से पूछा, मैंने आज तक ऐसे किसी हाकिम को नहीं देखा जिसके पास अपनी खुद की पहचान ना हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? नायरा के इस सवाल पर हर्षवर्धन एक पल के लिए थोड़ा सा हड़बड़ा गया। मौके को संभालते हुए हर्षवर्धन की ओर से कामधेनु ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, अगर मुझे पैसों की जरूरत है और मैं खुद तुम्हारे पास चलकर आया हूँ, उसका यह मतलब तो नहीं है कि मुझे अपना नाम ही बताना पड़ेगा। हर्षवर्धन की बातों से नायरा को समझ में आ गया कि वह अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहता है। तब नायरा ने उसकी नाराजगी को समझते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा सिर्फ नाम जानना चाहती थी, लेकिन अपने बारे में तुम कुछ बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी। इतना कहते ही नायरा धीरे से मुस्कुरा दी। उसी टाइम हर्षवर्धन की नजर नायरा के गौरे पैरों पर पड़ी। भले ही हर्षवर्धन नायरा के सामने उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं कर रहा था, लेकिन उसका नायरा से बात करने का मन तो कर रहा था, क्योंकि वह जानता था आने वाले समय में नायरा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती थी। हर्षवर्धन ने अपने आप से कहा, मुझे नायरा को समझने की जरूरत है। वह सिर्फ एक देखने की चीज नहीं है, बल्कि वह एक सबसे बेहतरीन नीलामी करवाने वाली कलाकार है। एक ऐसी कलाकार जो पत्थर को भी अपने हाथ में लेकर नीलामी के लिए खड़ी हो जाए तो देखते ही देखते उसकी कीमत आसमान छू जाए। नायरा से बात करने के टाइम हर्षवर्धन बहुत ही चौकन्ना था, क्योंकि वह जानता था कि नायरा तरह तरह की बातें करते हुए उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें पता करना चाहती थी। वही नायरा अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो वही उसके बारे में सीधे सीधे जानने की कोशिश की। कामधेनु ने बड़ी ही चालाकी से नायरा और चरक गुरु के सवालों का जवाब दिया और खुद के बारे में जरा भी कोई खबर नहीं लगने दी। हर्षवर्धन इस बात को अच्छे से जानता था कि उसके साथ अगर कामधेनु नहीं होता यह सब कुछ संभव नहीं हो पाता। कामधेनु की चालाकी से बात करने की वजह से नायरा को हर्षवर्धन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। जब नायरा भी इस बात को समझ गई, वह अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था, तो नायरा ने अब उसके बारे में सब कुछ पूछना बंद कर दिया। अगले पल ही नायरा ने अपने पास से क्रिस्टल कार्ड निकाल, जिस पर दरबार परिवार का एक निशान बना हुआ था। नायरा ने मुस्कुराते हुए क्रिस्टल कार्ड को हर्षवर्धन की तरफ बढ़ाते हुए कहा,
ठीक है, तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन इस क्रिस्टल कार्ड को अपने पास रख लो। यह दरबार महल का नीलामी VIP कार्ड है। इस कार्ड के जरिए तुम तारकस पर किसी भी दरबार नीलामी महल से नीलामी में रखी चीजें खरीद सकते हो, और इस कार्ड की एक खासियत यह भी है कि इससे आपको नीलामी में खरीदी हुई सभी चीजों पर लगने वाले 6% टैक्स की जगह सिर्फ 1% ही टैक्स देना होगा। नायरा के मुंह से VIP कार्ड के बारे में इतना कुछ सुनकर हर्षवर्धन ने चुपचाप उस कार्ड को ले लिया। उसे लग रहा था इस कार्ड की जरूरत कभी ना कभी पड़ने वाली है। जैसे ही हर्षवर्धन ने कार्ड लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ को देखकर नायरा हैरानी में पड़ गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं जब भी इस नकाबपोश इंसान से बात कर रही थी तो मुझे इसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था यह कोई बूढ़ा इंसान होगा, लेकिन इसके हाथों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बल्कि इसके हाथों से तो यह काफी जवान नजर आ रहा है। आखिर यह माजरा क्या है? कौन है यह नकाबपोश? उसी समय अतिथि रूम में एक लड़की आई और उसने नायरा को एक लाल रंग का कार्ड दिया। उस लाल रंग के कार्ड को अपने हाथ में लेने के तुरंत बाद नायरा ने उस कार्ड को हर्षवर्धन की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो, इस कार्ड में आपकी सोमरस धारा औषधि की नीलामी की रकम है। लगभग 42 सोने की मोहरें। बाकी पैसे को 3% नीलामी टैक्स के हिसाब से काट लिया गया है। उस कार्ड को हाथ में लेते ही हर्षवर्धन की मानो सारी टेंशन खत्म हो चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एकलव्य बनने के लिए मुझे जितने सोने की मोहरों की जरूरत पड़ने वाली है वह अब इस लाल रंग के कार्ड में मौजूद है, क्योंकि आप हर्षवर्धन के हाथों में कार्ड आ चुका था और अब उसके पास में वहां पर रोकने की कोई और वजह नहीं थी। इसलिए उसने तुरंत नायरा से कहा, ठीक है, धन्यवाद आपका, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? इस पर नायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। और हाँ, अगर आप आगे भी किसी चीज की नीलामी करना चाहे तो आप मुझको याद कर सकते हैं। इस बात पर हर्षवर्धन ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और दरबारी नीलामी महल से बाहर निकल गया। जैसे ही नायरा के सामने से नकाबपोश हर्षवर्धन की छाया धीरे धीरे से गायब हो रही थी, उसके चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे से गायब हो रही थी। हर्षवर्धन को दरबार नीलामी महल के बाहर तक छोड़कर आने के बाद नायरा वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उस अतिथि रूम में नायरा के साथ मैं, चरक गुरु और एक दूसरा आदमी भी था। अतिथि रूम की कुछ देर की खामोशी को तोड़ते हुए नायरा ने कहा, चरक गुरु, क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि नकाबपोश जो भी था वह एक अच्छा हकीम है? नायरा के इस सवाल पर बिना देखिए चरक गुरु ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, वह नकाबपोश जो भी था एक बहुत ही अच्छा हकीम है। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि वह मुझे भी ज्यादा अच्छा हकीम है, क्योंकि उसने जिस सोमरस धारा को तैयार किया है उसे तो मैं चाह कर भी नहीं बन सकता हूँ। तभी नायरा ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाए हुए कहा, अगर तुम्हें उस सोमरस धारा बनाने का सीक्रेट फार्मूला मिल जाए तब भी क्या तुम उस सोमरस धारा को नहीं बना पाओगे? नायरा के मुंह से निकली इस बात को सुनकर चरक गुरु एकदम से चौंक गए और उसने तुरंत अपनी तेज आवाज में कहा, एक औषधि का फार्मूला किसी भी हकीम की पूरी जिंदगी की कीमत होती है। आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? एक ऐसा हकीम जिसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते, उससे उसके फार्मूला को हासिल करने के बारे में सोचना भी दरबार परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहने के बाद चरक गुरु कुछ साल पहले की बातों को याद करते हुए नायरा के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, बरसों पहले भी पाटलिपुत्र साम्राज्य के एक परिवार ने इसी तरह की भूल की थी। उन्होंने काली नाम के हकीम से किसी औषधि की फार्मूले को लेने के लिए उन पर दबाव बनाया था। बदले में काली ने उस परिवार को खत्म करने के लिए कुछ शक्तिशाली लोगों को उस परिवार के पास भेजा। उसके बाद उस परिवार का पाटलिपुत्र साम्राज्य से पूरी तरह से नामोनिशान मिट गया। इस पर नायरा ने बड़े ही इत्मीनान से कहा,
हाँ, मैं जानती हूँ इस बारे में। नायरा को इस तरह बेपरवाही के साथ बातें करते देखकर चरक गुरु ने अपने उसी अंदाज में कहा, फिर ऐसा वैसा कुछ करने के बारे में आप क्यों सोच रही हैं? भले ही हमारा परिवार उस परिवार से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन एक रहस्यमयी हकीम को इस तरह से नाराज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उससे फ्रेंडशिप के लिए हाथ आगे जाए तो बेहतर होगा। और फिर देखिए, आपको तरह तरह की औषधि नीलामी के लिए बनाकर देता रहेगा। चरक गुरु की बात सुनकर नायरा कुछ सोचने लगी, लेकिन अभी भी उसको देखकर इस बात का अंदाजा लगाना पाना मुश्किल था। आखिर वह हर्षवर्धन के बारे में क्या सोच रही थी? आगे की स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल अधिकाल नान स्टोरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुनते रहिए हर्षवर्धन एक सुपर योद्धा।